हेलो दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं एक नए विषय के साथ। आज का विषय है माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टीशन के बाद यानी कि देश के बंटवारे के बाद दूसरी बार हमारे देश ने इतना बड़ा लॉकडाउन के साथ साथ माइग्रेशन देखा। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। अगर हम बात करें 14-15 अगस्त की, तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और उस वक्त करीबन 15 लाख लोग एक देश से दूसरे देश माइग्रेट होने को मजबूर थे। वहीं दूसरी तरफ आज के वक्त में जब कोरोना वायरस की वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को देश को एड्रेस किया, उन्होंने सेम उसी तरह से कहा कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेंट इनटू इट्स फर्स्ट कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन। बस समस्या वहीं से स्टार्ट हो गई, क्योंकि पीपल जो है वहाँ से माइग्रेट करने लग गए इंडिया में। इंडिया के अंदर ही अंदर करीबन 5 करोड़ लोग सोचिए माइग्रेट जो है हो गए। और इस वजह से क्या हुआ कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की वजह से, उस वक्त लॉकडाउन था, कोई मीन्स नहीं था, साधन नहीं था, तो वो किस तरह से माइग्रेट करते हैं उसको हम जानेंगे। अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो कोविड-19 से पहले क्या वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं, इसको समझते हैं। सबसे पहले माइग्रेंट वर्कर्स का अगर हम बात करें तो 1950 से अब तक बात किया जाए तो सब देखा जाए तो वो इनविजिबल रहे हैं, यानी कि वो दिखते ही नहीं थे, कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, इनके बारे में किसी ने बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बात हुआ इनके बारे में। इनके बारे में कोई डिमांडिंग भी नहीं है, कोई राइट की बात नहीं की, सरकार के द्वारा भी नहीं की गई है। इवन ये भी बात नहीं करते थे क्योंकि ये यूनाइटेड नहीं थे, इनको भी पता नहीं था पॉलिटिकली। अच्छा, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइलेंट इकोनॉमी थे ये देश के। अगर देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है और हो रही थी तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर हम ऑफिशियल डाटा देखें तो कोई डाटा नहीं है माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर में। सोचिए आप एक बार 74 ईयर्स हो गए आज़ादी के, लेकिन कोई डाटा ही नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स हमारे देश में कितने हैं। अगर हम इन वर्कर्स के इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखें तो सबसे बिगेस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि उनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के लिए। जीडीपी जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसमें उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम एजेंशियल वर्क्स देखें और आउट और सर्विसेज देखें तो इनका काम यही करते हैं। यहाँ तक कि जो डिमांड्स जो प्रोडक्ट के होते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी के होते हैं, सब यही क्रिएट करते हैं। यहाँ यही नहीं, जब माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेट करता है तो अपने साथ साथ अपना कल्चर, अपना फूड दूसरे स्टेट ले जाता है। इस वजह से रियल में सही मात्रा में देश एक होता है, जुड़ता है और कल्चर को जानता और समझता है। अगर हम बात करें कि लॉकडाउन में से क्या हुआ लॉकडाउन में और उसके बाद, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कहा था कि माइग्रेंट वर्कर्स इनविजिबल थे, लेकिन अचानक से अब क्या हो गए, वो विजिबल हो गए। उनके जो माइंड जो थे, जो कहीं और थे, वो डाइवर्ट होकर कहाँ आ गए, इस क्वेश्चंस पे कि माइग्रेंट के बारे में, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं किया। ये कहाँ चल रहे थे, रोड पे। ये क्या चाहते थे, अपने घर पहुंचना, अर्बन एरिया से अपने घर पहुंचना, अपने होम टाउन यानी कि अपने गांव। और इनका इसका कई कारण था। ये इनके जो माइग्रेंट वर्कर जो थे वो वीपिंग हो रहे थे, यानी कि रो रहे थे उनका। और इसी वक्त हमारे देश की सरकार थी, वो जो बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको प्लेन से लाने का सुविधा कर रही थी। लेकिन इन पुअर माइग्रेंट लेबर्स को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था, उनको उन्हीं पर छोड़ दिया गया। अगर हम लिविंग कंडीशंस की बात करें माइग्रेंट वर्कर्स की, तो पहली चीज़, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती है, क्योंकि बहुतों के पास तो बैंक अकाउंट नहीं होता है।
सेविंग्स नहीं होती है, कोई परमानेंट हाउस नहीं है। अगर हम बात करें उनके रहने की तो सोच लीजिए आप, फैक्ट्रीज के आसपास ही रहते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, टेम्पल्स में सो जाते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं। इस वजह से कई एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उनकी जो सफाई की सुविधा है वो नहीं है, भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, पुअरली वेंटिलेटेड एरिया है। अगर हम बात करें एडिक्वेट हेल्थ केयर की तो वो नहीं दी गई है, न्यूट्रिशन को ठीक से नहीं दी गई है, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते जा रहे हैं। उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हम उनको पीडीएस देना चाहें तो कैसे देंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अगर हम बात करें वर्क की तो वर्क भी ढंग से नहीं दिया गया उनको, मतलब उनको पता ही नहीं है क्या काम कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, उनको सैलरी प्रॉपर मिल रही नहीं मिल रही है। इस वजह से उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है स्टेट में वो भी फेस कर रही थी। कभी किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो वोट बैंक के पार्ट नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं है। इस वजह से बड़ी समस्या है इनके लिए। अगर हम बात करें उनके वर्क्स की जहाँ वो काम करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे ज़्यादा वो काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, डोमेस्टिक हेल्पर्स यानी कि घर में सफाई का काम करना, खाना बना देना, कपड़े धो देना, ड्राइवर्स यानी कि गाड़ी चलाना, गार्डनर्स यानी कि बगीचे में माली का काम कर देना, डेली वेज लेबरर्स हैं जो दिन प्रतिदिन काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे मॉल्स बनाना हो, फ्लाईओवर्स बनते हैं हमारे घर के आसपास, होम्स घर बनते हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड पे रेडी पटरी पे सामान बेच रहे हैं छोटे मोटे, वो। अगर हम बात करें इफेक्ट्स जो लॉकडाउन का पड़ा इन वर्कर्स पे वो क्या था, तो सबसे पहले सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन पर सीवियर इम्पैक्ट पड़ा। उनकी इंडस्ट्री शट होते ही सबसे पहले क्या छीना उनका, उन बेचारों का, उनका जॉब। उनके जो जो स्टैंडर्ड थे वो तो दूर की बात, उनके घर, उनका जॉब, उनका मनी, कुछ उनके साथ नहीं बचा। यहाँ तक कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी अब कुछ नहीं सोच पा रहे थे। बहुत तो भूखे ही रह गए थे, उनको कुछ खाने को कई दिनों से नहीं मिला था। उनकी लिवलीहुड जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी और वो जल्द ही जल्द इस तलाश में थे कि कौन सा ऐसा साधन मिले कि वो अपने घर जाए। तो अंत में वो डिसाइड करते हैं अपने घर जाने को। लेकिन उस वक्त ट्रेन नहीं था, बस नहीं थी सर्विस, कई थाउजेंड्स ऑफ इसलिए वर्कर्स ने डिसाइड किया कि वो अब पैदल ही अपने घर को चलेंगे। अगर हम बात करें बिगेस्ट माइग्रेशन इंडिया की, क्योंकि ये पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा माइग्रेशन था, जैसा कि मैंने बताया करीबन 5 करोड़ लोग माइग्रेट हो गए। तो माइग्रेशन स्टार्ट होता है हर सेक्टर में हर तरीके से, चाहे वो पैदल जाना हो, साइकिल से जाना हो, या फिर 40 डिग्री टेम्परेचर में चलना हो। बहुत टफ होता है इस वक्त। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, गुजरात से, तमिलनाडु से और कई स्टेट्स से, कई जो टेल्स से, ट्रामा ऑफ टेल्स जो थे, जो उनके दुख भरे कहानी थे, वो आने लगे सामने। और सबसे ज़्यादा सामने जो विटनेस हुआ वो नॉर्दर्न इंडिया में हुआ। यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट इनफ्लो हुआ था, मेजर इनफ्लो हुआ था, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं जो गांव साइकिल से पहुंचने लग गए, रिक्शा से पहुंचने लगे, इवन बहुत लोग तो चल के जाने लग गए। गवर्नमेंट जो है इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रही थी। शुरू के वक्त में गवर्नमेंट इस मुद्दे को इग्नोर कर चुकी थी, उसका कोई तब प्लानिंग भी नहीं था, ध्यान भी नहीं था। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बहुत रश थी, बहुत जल्दीबाजी में थी लॉकडाउन को अनाउंस करने में। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की कि अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो किसको क्या समस्या आ सकती है, बस उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। उसी दूसरी तरफ इसका प्रभाव क्या हुआ, गवर्नमेंट ने तो बिना सोचे समझे कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि करीबन 1000 लोग इस कारणवश उनकी मृत्यु हो गई और कई औरों की मृत्यु भी हुई होगी, लेकिन वो रिपोर्ट ही नहीं हुए, डाटा में नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा ऐसा जरूर हुआ होगा। माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो कई रोड एक्सीडेंट से मारे गए। जैसे कि कुछ न्यूज़ में आए कि 16 वर्कर्स जा रहे थे और उनको कुचल दिया गया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पास में, और वो ट्रैक्स पे जा रहे थे पुलिस से बचने के लिए। सोचिए, पुलिस से बचने के लिए, उनकी लाठियों से बचने के लिए जा रहे थे वो ट्रैक पे, और उनको ट्रेन कुचल के चली जाती है। उसी तरीके से एक और इंसिडेंट में 25 माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे होते हैं और वो उनकी लॉरी जो है कहीं पलट जाती है, औरैया जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहाँ पर, और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें जो अपने घर पहुंच गए, ऐसा नहीं है जो पहुंच गए तो अपनी समस्या से बाहर निकल आए, नहीं, पहुंचने के बाद भी समस्या उनके साथ थी। वो बहुत खुश थे कि हम घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां पर तो उनको क्या मिला, सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार। उनके गांव में एंट्री अलाउड नहीं थी, बैरिकेड्स लगा दिए गए, जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए
यहाँ तक कि क्वारंटाइन फैसिलिटी भी नहीं बनाई गई भी तो ठीक से नहीं बनाई गई। बहुत लोगों को अपनी फैसिलिटी खुद बनानी पड़ी, तो बहुत लोग कहाँ रहने लगे, पेड़ पे अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई। बहुत लोगों ने कहाँ बनाया, तो नाव पे अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई। सोचो 14-15 दिन पेड़ पे रहना, नाव पे रहना। इमेजिन आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। वही अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हेल्प को आती है वर्कर्स को, कि हम माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करेंगे, और वो वेरियस स्कीम्स के साथ आती है। लेकिन कब आती है, करीबन करीबन 40 डेज के बाद लॉकडाउन के गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है इसको। लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं करती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवेन करता है, जब हाई कोर्ट इंटरवेन करता है, तब वो आती है, तब वो जागती है कि हाँ माइग्रेंट वर्कर्स भी कोई है, उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें माइग्रेंट वर्कर्स की, तो उन्होंने कई गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, एक के बाद एक। उसमें से एक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब है हम अपने खुद निर्भर हो, यानी कि अगर हम कुछ अपना खरीदेंगे, अपना बनाएंगे, तो इसमें फ़ायदा किसका, हमारे वर्कर्स का। उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनके हाथ मजबूत होंगे। उसी के साथ एक और योजना चली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के तहत कई माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जॉब पोर्टल दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें जो इन लोगों की जॉब छूट गई थी उनको जॉब देने की कोशिश की गई। स्टेट गवर्नमेंट ने भी और भी कई योजनाएं लॉन्च की। जैसे एक एग्जांपल है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकार ने एक योजना लॉन्च करी थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें उन्होंने मई 21 को लॉन्च किया कि हम प्रत्येक किसानों को 6,000 रुपये देंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की अगर बात करें, जैसे कि उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कीम थी हेल्प करना, उसकी बात करें तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट होती है मई 1 को। उस दिन लेबर डे था और इसलिए उस दिन स्टार्ट की जाती है। और इस प्रत्येक ट्रेन में 1200 पैसेंजर्स, यानी कि 1200 पैसेंजर्स को जानने की क्षमता रखी गई थी एक ट्रिप में। और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही चलाई जाती थी कि किस स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी तभी चलेगा। वहाँ पे अगर मील्स खाने की बात की जाए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात की जाए, ये उसमें प्रोवाइड किया गया था माइग्रेंट वर्कर्स को। अगर 85% जो फेयर चार्ज था वो सेंटर लेता और 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना था। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे उस अभी के, वी.के. यादव, उस समय 23/7/2020 को वो कहते हैं कि करीबन 63 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है। और करीबन 4,165 ट्रेन टोटल ऑपरेट कर रही थी। और रेलवे ने करीबन 2,400 करोड़ स्पेंड किए, खर्च किए। और उन्होंने करीबन करीबन केवल 430 करोड़ रुपीस ही अर्न किया। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की श्रमिक स्पेशल ट्रेन की, तो इसकी सर्विस में बहुत कमियां थी। पहले तो मिसमैनेजमेंट था, कोई तैयारी नहीं की, बस लॉन्च कर दी गई नाम के लिए। क्योंकि जब फूड की बात की गई पर फूड की शॉर्टेज थी, वाटर की बात की गई, वाटर की भी शॉर्टेज थी बोर्ड पे। अगर हम ट्रेन की बात करें तो वो भी डिले चल रही थी। कुछ माइग्रेंट्स वर्कर्स के साथ तो फेयर भी चार्ज किया गया। यहाँ तक कि बहुतों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी। अगर कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि ट्रेन को जाना था उत्तर प्रदेश और चली गई उड़ीसा, चली गई बिहार। अगर बहुत से लोग तो रेलवे स्टेशन पे या फिर रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसका कई ऑफिशियल डाटा भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट्स फेलियर्स की, तो गवर्नमेंट्स की फेलियर भी बहुत है। इसमें सबसे बड़ा फेलियर है वो इंटेलिजेंस फेलियर्स, यानी कि पहले से खबर रखना। 17 नवंबर को ही हम चाइना से खबर आने लग गई थी कि चाइना में एक बहुत बड़ा पैंडमिक आ चुका है। जनवरी 30 को इंडिया में पहला कोरोना वायरस केस आया, उस वक्त भी हमारी सरकार नहीं जागी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ये सोचती रही कि उन्होंने कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं किया। उस क्या सोच रही थी, सो रही थी, जाग रही थी, कुछ पता नहीं। उन्होंने, उनकी जो इल प्लान थी, उनकी जो इल टाइम था, यानी कि किसी भी सही समय पे काम ना करना, कोई प्लानिंग ना करना, कोई प्रॉपर डाटा ना होना माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। यहाँ तक कि हमारा हेल्थ सेक्टर, क्योंकि पैंडमिक में हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो आईसीयू में था, खुद आईसीयू में था। वो आईसीयू में जाने वाले लोगों की क्या सुरक्षा करेगा। अगर हम बात करें बड़े शहरों की, हॉस्पिटल्स जो था वो स्ट्रेचर पे था, खुद हॉस्पिटल स्ट्रेचर पर लेटा हुआ, वो पेशेंट को क्या स्ट्रेचर देगा। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की, वो
1979 में ही आई थी, लेकिन उसका कोई काम, उसका कोई रोल प्ले नहीं था। उसको माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर हम बात करें थॉट की, सोशल सिक्योरिटी की माइग्रेंट वर्कर्स की, तो वो तो था ही नहीं, 1% भी नहीं था। अगर हम मनी डिपॉजिट की बात की जाए, कई गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि हमने मनी डिपॉजिट किए अकाउंट्स में, बहुत वर्कर्स के पास अकाउंट्स नहीं थे, उसके लिए कोई रोल प्ले नहीं किया गया, बहुतों के पास पैसे पहुंचे नहीं। गवर्नमेंट की ये फेलियर रही वर्कर्स को उनके रेड जोन से उनको ग्रीन जोन्स में पहुंचाने के लिए। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट सडन लॉकडाउन की वजह से टोटल सिस्टम जो है कोलैप्स हुआ, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और कई मिलियन लोग जो थे वो जॉबलेस यानी कि बेरोजगार हो गए। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, क्योंकि कोई भी समस्या है, अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं जानेंगे, सॉल्यूशन नहीं समझेंगे तो कैसे होगा, इसलिए सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसका समाधान चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम समाधान कर सकते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक देश एक राशन कार्ड हम करें, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका घोषणा किया कि हम ऐसा करेंगे। कुछ स्टेट्स में उन्होंने इसे लॉन्च भी किया और उन्होंने कहा कि हम मार्च 2021 तक ऐसा करेंगे और इसको पूरे देश में लॉन्च करेंगे। दूसरी तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, जिसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ है, कुछ लीडर्स बोलते भी हैं सीरियसली, लेकिन इस पर कोई काम देखने को नहीं मिलता है। ये बिल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है बहुत तेजी से हो रहा है और जल्दी हम दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएंगे। अगर हमें सही जॉब सही मात्रा में रखना है, प्रॉपर फूड लोगों के लिए रखना है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। अगर आगे समझे तो हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो परमानेंट सॉल्यूशन जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है कि पहले तो कंप्लीट डाटा होना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपके पास हाउसिंग स्कीम रहेगी और भी अफोर्डेबल, ताकि वो खरीद सके, उसे उसे वो ले सके, तभी उनको एक प्रॉपर घर मिल पाएगा, उनको छत मिल पाएगा। दूसरा सबसे ज्यादा कि इंडिया को करीबन 3.5 से लेके 4% तक जीडीपी का खर्च करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा WHO ने इंडिया को कहा है कि आपको अपने देश की करीबन इतनी जीडीपी खर्च करनी ही होगी अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करना है। यही अगर हम अब अंत में आते हैं कंक्लूजन पर कि क्या निर्णय है, इसका परिणाम क्या है, तो जैसा कि भगत सिंह ने कहा था, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं आज भी। तो उन्होंने ही कहा था, इफ द डीफ आर टू हेयर द साउंड हैज टू बी वेरी लाउड, यानी कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज ऊंची होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। उसी तरीके से कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा साउंड है, आवाज है उन सरकारों के लिए जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना है कि कोविड-19 जो है ये सही अप्रोप्रिएट टाइम है, जो हमें सिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट को भी चेक करने के लिए कहता है कि गवर्नमेंट जो है, जो वर्किंग जो राइट है, जो डायरेक्शन है वर्क काम करने का, वो सही और जाए, जो कि अभी सही नहीं है। गवर्नमेंट्स को ये भी चाहना चाहिए कि वो बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, वो सोचिए, वो इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रही है। सोचिए, अब वो कह रही है कि हम एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, एक्सपेंसिव वो भी इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे फॉरेन कंट्री से। हम इन टेक्नोलॉजीज के बजाय हम टेक्नोलॉजी, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने वर्कर्स के बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे, जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ रहा है उस देश में जिसमें बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। अगर दूसरी तरफ देखें कि एक बात सही भी है कि कोविड-19 ने सिर्फ हमारे देश पे असर नहीं किया, ये पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की समस्या है। इसने सारे देश जितने भी हैं दुनिया के, उन सब पे एक समान प्रभाव डाला है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या हो स्पेन, सब पे इक्वल प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इंडिया ने पूरी तरीके से कुछ अच्छा नहीं किया है डेथ को कंट्रोल करने के लिए। डेथ रेट जो है, हम किसी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे देश में कम है, लेकिन हमें एक देश पे भी सोचना पड़ेगा। अगर हम लेक्चर को हमारा अंत में जा रहा है और हम जैसा कि जानते हैं कि लेक्चर ख़त्म हो रहा है और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप लाइक बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। हम आपके लिए सदैव आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।